हेलो, वेलकम बैक। इस वीडियो में मैं चैप्टर के आगे के हिस्से का एक्सप्लेनेशन कंटिन्यू कर रही हूँ। जिन्होंने इस चैप्टर का फर्स्ट पार्ट या पहले का एक्सप्लेनेशन नहीं देखा है, प्लीज़ देख लीजिए, नहीं तो आप कंफ्यूज हो जाओगे। लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में शेयर कर दिया है। तो चलिए आगे देखते हैं क्या होता है। वो लीगल एडवाइज़र भी बॉस का करीबी था और दूसरे करीबी लोगों की तरह उसे भी फिल्म प्रोड्यूस करने की इजाज़त मिल गई। हालांकि काफ़ी सारा पैनकेक और फिल्म रोल या रॉ मटेरियल यूज़ किया गया, पर फिल्म किसी काम का नहीं बना। एक दिन बॉस ने स्टोरी डिपार्टमेंट को बंद कर दिया। हिस्ट्री में पहली बार एक लॉयर की नौकरी गई क्योंकि पोइट्स को डिपार्टमेंट से निकाल दिया गया था। जेमिनी स्टूडियोज़ को काफ़ी फेमस पोइट्स विज़िट करते थे। जेमिनी स्टूडियोज़ में एक एक्सेलेंट मेस था जहाँ बहुत बढ़िया कॉफ़ी मिलती थी। तो वो कांग्रेस रूल का ज़माना था और प्रोहिबिशन के दिन थे। लोगों के लिए कॉफ़ी पर मिलना बहुत सेटिस्फाइंग एंटरटेनमेंट था। कुछ क्लर्क्स और ऑफिस बॉयज़ के अलावा जेमिनी स्टूडियोज़ में सब लोग फुर्सत में रहते थे। ये पोइट्स के लिए ज़रूरी भी है, उनको सोचने के लिए थोड़ा वक्त तो लगता ही है। उनमें से ज़्यादातर खादी पहनते थे और गांधी जी के भक्त थे, पर इससे ज़्यादा उन लोगों को पॉलिटिक्स में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उन्होंने कम्युनिज़्म टर्म तो सुना था, उससे नफ़रत भी करते थे। कम्युनिस्ट लोग भगवान में विश्वास नहीं करते थे। वे अपने पेरेंट्स और चिल्ड्रन को मारने में भी कोई प्रॉब्लम नहीं रखते हैं और सीधे साधे लोगों में वो वायलेंस और अनरेस्ट फैला रहे थे। ये धारणा पूरे साउथ इंडिया के लोगों में कॉमन थी। ये एक कॉमन नोशन था, तो ये बात खादी क्लैड पोइट्स के दिमाग में भी थी। तो जल्दी ही इसका एविडेंस मिलने वाला है। आगे देखते हैं क्या होता है। जब फ्रैंक बुकमैन अपने 200 मेंबर वाले मॉरल रीआर्ममेंट आर्मी को लेकर मद्रास आए, अशोकामित्रन कहते हैं कि पूरे इंडिया में फ्रैंक बुकमैन को इतना वार्म वेलकम नहीं मिलता जितना जेमिनी स्टूडियोज़ में दिया गया। मैं बता दूं, ये लोगों में मॉरल वैल्यूज़ और स्पिरिचुअल वैल्यूज़ प्रमोट करते थे। ये रीआर्ममेंट आर्मी वाले प्रमोट करते थे या बढ़ावा देते थे। किसी ने मजाक में कहा कि ये एक इंटरनेशनल सर्कस है जिसमें लोग ट्रपीज शो ज़्यादा अच्छा नहीं कर पाते और जानवरों को भी सिर्फ डिनर टेबल में अपने खाने में, मतलब चिकन मटन एट्सेट्रा के रूप में देखते हैं। शायद इसके जो 200 मेंबर्स थे वो अलग अलग रंग रूप के थे क्योंकि वो डिफरेंट कंट्रीज़ के थे, तो इसीलिए इनको शायद किसी ने सर्कस कहा था। खैर जो भी हो, इन्होंने बहुत ही प्रोफेशनल मैनर में 2 नाटक जोथम वैली और द फॉरगॉटन फैक्टर प्रस्तुत किया, जिसके काफ़ी सारे शोज चले, जिसको अलॉन्ग विद द सिटीजन्स ऑफ मद्रास जेमिनी फैमिली के 600 लोगों ने बार बार देखा। इन नाटकों के मैसेज तो स्पिरिचुअल लेसन्स थे, पर सेट्स और कॉस्ट्यूम्स बहुत बढ़िया थे। मद्रास और तमिल ड्रामा कम्युनिटी इनसे इतने इम्प्रेस हो गए कि कुछ सालों तक ऑलमोस्ट हर तमिल प्ले में एक सनराइज़ और सनसेट का सीन होता था, जो जोथम वैली नाटक में दिखाया गया था, जिसमें खाली स्टेज में एक वाइट बैकग्राउंड कर्टन होता था और बांसुरी या फ्लूट पर एक धुन बजाई जाती थी। काफ़ी सालों के बाद अशोकामित्रन को पता चला कि एमआरए एक तरह का इंटरनेशनल कम्युनिज्म के अगेंस्ट एक काउंटर मूवमेंट था। इसमें उन्होंने मिस्टर वासन को सिंपली यूज़ किया था। तो यहाँ के लोग भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट थे और एमआरए भी कम्युनिज्म के अगेंस्ट था, तो दैट वाज कॉमन इन इट। एनीवेज जो भी हो, जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ को इसमें तरह तरह के 200 लोगों को होस्ट करने में या भगत करने में बड़ा मज़ा आया, बिकॉज़ रोज़मर्रा के काम से ये बहुत अलग था, तो दे एन्जॉयड इट। कुछ महीनों बाद फिर से जेमिनी स्टूडियोज़ में हलचल होने लगी।
पूरे शूटिंग स्टेज को खाली किया गया एक नए विजिटर को वेलकम करने के लिए। अब सबको इतना ही पता था कि इंग्लैंड से कोई पोएट आ रहा है। अब जेमिनी स्टूडियो के स्टाफ ने कुछ गिने चुने इंग्लिश पोएट्स के बारे में सुना था, जिसमें वर्ड्सवर्थ और टेनिसन, थोड़े ज़्यादा लिटरेट लोगों ने कीट्स, शेली, बायरन के बारे में भी सुना था, और एक दो कुछ ऐसे थे जिन्होंने फेंटली इलियट का नाम भी सुना था। वो लोग सोच रहे थे कि अब ये कौन सा पोएट आ रहा है। कुछ लोगों ने कहा कि वो पोएट नहीं है पर एडिटर है, तभी बॉस उन्हें इतना बड़ा रिसेप्शन दे रहे हैं। वासन भी तमिल वीकली के एडिटर थे, तो ये बात कॉमन थी उनमें। अब ये एडिटर किसी भी ऐसे ब्रिटिश पब्लिकेशन के एडिटर नहीं थे जिनके बारे में स्टूडियो के स्टाफ को मालूम हो। उन्होंने तो कुछ फेमस पब्लिकेशन के बारे में सुना हुआ था। एट लास्ट दोपहर को 4 बजे ये पोएट या एडिटर जो भी कहो पहुँचे। ही वॉज अ टॉल मैन, वेरी इंग्लिश या पक्के अंग्रेज, वेरी सीरियस, और कोई उन्हें नहीं जानता था। स्टेज पर 6 पेडेस्टल फैन लगे हुए थे और ऑब्वियसली उनकी आवाज़ भी काफ़ी आ रही थी। इन सब से जूझकर बॉस ने काफ़ी लंबा स्पीच पढ़ा, जिससे पता चला कि उन्हें भी इस पोएट या एडिटर के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था, क्योंकि उनका स्पीच बड़ा जनरल सा था। 2-3 वर्ड्स जैसे डेमोक्रेसी, फ्रीडम आदि उन्होंने यूज़ किए थे, पर पोएट या एडिटर के बारे में उन्होंने ज़्यादा कुछ नहीं कहा। इसके बाद पोएट ने बोलना शुरू किया। पोएट ने शायद इतने डेज्ड ऑडियंस के सामने भाषण कभी पहले नहीं दिया होगा। लोग बड़े कंफ्यूज लग रहे थे, उनको भाषा समझ नहीं आ रही थी, क्योंकि पोएट का एक्सेंट उन्हें बिल्कुल समझ नहीं आ रहा था। पोएट ने 1 घंटे तक स्पीच दिया, किसी को कुछ नहीं समझ आया कि आखिर उन्होंने किस टॉपिक पर बोला। ऑडियंस स्टूडियो में काम करने वाले सिंपल लोग थे, जिन्हें इंग्लिश पोइट्री का शौक पालने का कभी मौका ही नहीं मिला। बेचारों को कुछ समझ ही नहीं आया, और पोएट भी बड़ा कंफ्यूज था। ऑडियंस के साथ उसके स्पीच का कोई तालमेल नहीं बैठ रहा था। ऑडियंस के पल्ले कुछ नहीं पड़ा, और लोगों को समझ नहीं आया कि पोएट ने जेमिनी स्टूडियोज़ क्यों विज़िट किया। वो एक तरह का अनसॉल्व्ड मिस्ट्री ही रह गया। अशोकामित्रन कहते हैं कि दुनिया को के ग्रेट प्रोज राइटर्स कभी मानेंगे नहीं, पर प्रोज राइटिंग के लिए आपको जीनियस होने की कोई ज़रूरत नहीं है। जिस बात की ज़रूरत है वो है धैर्य या पेशेंस। प्रोज राइटर्स का दिल बिल्कुल सिकुड़ा होना चाहिए, जिससे उसे कोई तोड़ ना सके, क्योंकि वो जैसे ही अपना लिखा हुआ मैन्युस्क्रिप्ट छपने के लिए भेजता है, उसे तैयार रहना चाहिए कि उसका मैन्युस्क्रिप्ट रिजेक्ट हो जाएगा, और उसे इमीडिएटली उसकी कॉपी किसी और एडिटर को भेजनी चाहिए, और फिर से अगर वो रिजेक्ट हो जाए इसलिए पोस्टेज स्टैम्प भी भेजना चाहिए, जिससे उसे अपना मैन्युस्क्रिप्ट एटलीस्ट वापस मिल जाए। तो उसका दिल मजबूत होना चाहिए और उसमें पेशेंस होनी चाहिए। बार बार कोशिश करके शायद कभी उसका आर्टिकल कोई छापने को तैयार हो जाए। शायद ऐसे लोगों के लिए द हिंदी न्यूज़पेपर में एक छोटा सा ऐड छपा था कि ब्रिटिश पीरियोडिकल द एनकाउंटर ने शॉर्ट स्टोरी राइटिंग का कॉन्टेस्ट रखा है। अब जेमिनी स्टूडियोज़ के सीधे साधे लोगों को द एनकाउंटर नाम के पीरियोडिकल के बारे में ज़्यादा कुछ पता नहीं था। अशोकामित्रन भी इस पीरियोडिकल के बारे में पहले पता लगाना चाहते थे, क्योंकि वह भी अपना मैन्युस्क्रिप्ट इंग्लैंड भेजना चाहते थे, जिसके पोस्टेज के लिए उन्हें काफ़ी पैसे खर्च करने पड़ते। पता लगाने के लिए वो ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी पहुँचे। ब्रिटिश काउंसिल लाइब्रेरी के बाहर उस ज़माने में कोई साइन बोर्ड नहीं हुआ करता था, और ऐसा लगता था कि आप किसी ऐसी जगह जा रहे हो जहाँ एंट्री नॉट अलाउड हो। खैर, वो जब अंदर पहुँचे तो उन्हें वहाँ द एनकाउंटर की कॉपीज़ दिखाई दी। जब उन्होंने एडिटर का नाम पढ़ा तो उनके दिमाग में एकदम घंटी बजी कि ये तो वही व्यक्ति था जिसने जेमिनी स्टूडियो विज़िट किया था। अशोकामित्रन को लगा जैसे उन्हें अपना खोया हुआ भाई मिल गया।
जैसा कि हम फिल्मों में अक्सर देखते हैं, रील के आखिर में खोया हुआ भाई मिल जाता है, उसी तरह अशोकामित्रन को भी लगा। एडिटर का नाम स्टीफन स्पेंडर था। अशोकामित्रन ने फटाफट एनवलप सील करके उनका एड्रेस लिखकर अपना मैन्युस्क्रिप्ट भेज दिया। अशोकामित्रन लिखते हैं, काफ़ी सालों बाद जब उन्होंने जेमिनी स्टूडियो छोड़ दिया था, उनके पास उस समय पैसे तो कम थे पर फ्री टाइम काफ़ी था। ऑब्वियसली उनका अटेंशन रिड्यूस्ड प्राइस वाली चीज़ों की तरफ अट्रैक्ट होती थी। एक दिन उन्होंने फुटपाथ में एक ऐसे रिड्यूस प्राइस की ब्रांड न्यू बुक्स देखी जो 50 पैसे में बिक रही थी। अशोकामित्रन ने भी 50 पैसे में एक किताब उठा ली जिसका नाम था द गॉड दैट फेल्ड। इस किताब में 6 फेमस ऑथर्स ने सेपरेट एसेज लिखे थे जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरह उन्होंने कम्युनिज्म ज्वाइन किया था और कैसे डिसइल्यूशन्ड या डिसअपॉइंट होकर वापस आ गए थे। उनमें से एक ऑथर स्टीफन स्पेंडर भी थे। सडनली राइटर को वो किताब बड़ी इम्पोर्टेंट या महत्वपूर्ण लगने लगी क्योंकि अब इतने सालों बाद उन्हें इस रहस्य का उत्तर मिल गया। उनके दिमाग के एक अंधेरे कमरे में जैसे एक बत्ती जल गई। अब उन्हें समझ आ गया कि इतने साल पहले बॉस ने जेमिनी स्टूडियोज़ में स्टीफन स्पेंडर को टॉक देने के लिए क्यों इनवाइट किया था। एक्चुअली बॉस को स्पेंडर की पोइट्री से कोई लेना देना नहीं था, पर दोनों ही कम्युनिज्म के खिलाफ थे। बॉस को उनके गॉड मतलब कम्युनिज्म जिसने उन्हें फेल कर दिया था या डिसअपॉइंट कर दिया था उसमें इंटरेस्ट था। मतलब बॉस और राइटर दोनों कम्युनिज्म के खिलाफ थे। अशोकामित्रन ने इतने सालों बाद उस किताब से ये बात डिस्कवर करी। एक बात आपने नोट किया होगा, अशोकामित्रन ने ह्यूमर और क्रिटिसिज्म का इस्तेमाल किया है और उनके लिखने का स्टाइल रैम्बलिंग एंड चैटी है, जैसे वे आपसे बात कर रहे हैं। तो इस स्टाइल को क्या कहते हैं? रैम्बलिंग स्टाइल। पर वो एक टॉपिक या आइडिया से दूसरे टॉपिक या आइडिया पर जंप करते हैं। जैसे वो मेकअप डिपार्टमेंट की बात करते हैं, फिर एकदम ऑफिस बॉय के बारे में बताना शुरू करते हैं, फिर सुबह की बात करते हैं। मतलब लगता है एक थॉट या आइडिया से वो दूसरे में पहुंच जाते हैं और उसको डिटेल में डिस्क्राइब करना शुरू कर देते हैं। आई होप ये वीडियो आपको यूज़फुल लगा हो और आपके काम ज़रूर आएगा। प्लीज़ शेयर एंड लाइक माई वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड ऑल द बेस्ट टू यू। टेक केयर।